तो एक बार फिर उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ सब्जेक्ट है। ठीक है, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे प्रमेय क्या होता है, प्रमेय क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे अभिधारणा क्या होती है। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमेयिका किसे कहते हैं, प्रमेयिका होता क्या है। ठीक है, तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम अन्य बड़े परिणामों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, यानी कि प्रमेयिका भी एक प्रमेय होता है। ठीक है, जिसका प्रयोग जो है हम अन्य बड़े प्रमेय को सिद्ध करने के लिए करते हैं। तो प्रमेयिका क्या होता है, लेम्मा क्या होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम अन्य बड़े परिणामों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिस प्रमेयिका का मैं उदाहरण दिया हूं वह प्रमेयिका हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना भी है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यदि दो संख्याएं a और b आपको दी गई हों, दो धनात्मक पूर्णांक a और b हो। ठीक है, ये दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b हो तो दो पूर्ण संख्याएं Q और R जरूर होती हैं। ठीक है, जरूर होती हैं कि इस प्रकार जरूर होती हैं कि A बराबर हम लिख सकते हैं BQ प्लस R। ठीक है, जहां पर R का जो मान होता है वह 0 से अधिक और 0 से अधिक होता है और B से क्या होता है, छोटा होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो इस प्रमेयिका के अनुसार यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b आपको दी गई हों, दो धनात्मक पूर्णांक a और b हों, तो इन दो धनात्मक पूर्णांक के लिए दो पूर्ण संख्याएं Q और R जरूर होती हैं। दो पूर्ण संख्याएं वो भी अद्वितीय होती हैं। ठीक है, दो पूर्ण संख्याएं Q और R क्या होती हैं, जरूर होती हैं कि A बराबर BQ प्लस का होता है R होता है। ये क्या होती हैं, अद्वितीय होती हैं। अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R होती हैं कि A बराबर होता है BQ प्लस R, जहां पर R जो होता है उसका मान 0 से अधिक, ठीक है, और B से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना। ये यहां पर R को हम लोग शेष बोलते हैं। R को क्या बोलते हैं, शेषफल, रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, Q को क्या बोलते हैं, भागफल, और B को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, डिविजर बोलते हैं। और A को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या समझे आपने। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए हों तो A और B के लिए अद्वितीय दो पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान होती हैं
कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r का मान 0 से बराबर या बड़ा और b से क्या होता है, छोटा होता है। r को हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, q को क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, b को क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, a को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि लेमा। चलिए आपने लेमा पढ़ लिया, अब आप पढ़िए उपप्रमेय क्या होता है। उपप्रमेय कहते किसे हैं। उपप्रमेय उपप्रमेय कहा किसे जाता है, ठीक है ना। कारोलरी उपप्रमेय कहा किसे जाता है। तो देख लीजिए उपप्रमेय किसे कहते हैं, किसी प्रमेय से जो प्राप्त निष्कर्ष है वह उस प्रमेय का उपप्रमेय कहलाता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि उपप्रमेय वह कथन होता है जो सीधे किसी प्रमेय से स्पष्ट तौर पर निकल कर आता है। उपप्रमेय क्या होता है, उपप्रमेय ऐसा कथन होता है जो किसी प्रमेय से सीधे तौर पर स्पष्टतः निकल कर आता है। जैसे देख सकते हैं हम लोग, मैं आपको एक बता देता हूं, प्रमेय बताता हूं, उसका उपप्रमेय बताता हूं। जैसे आप पढ़े होंगे बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय क्या पढ़े हैं बताइए, बहिष्कोण प्रमेय क्या पढ़े हैं। तो एक त्रिभुज बनाइए, उसका ये बहिष्कोण बनाइए, ठीक है। तो बहिष्कोण के अनुसार क्या होता है, बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि जो बहिष्कोण होता है, जैसे ये मान लीजिए बहिष्कोण है एक, आप 9th में पढ़ चुके हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो जो बहिष्कोण 1 है वह अपने सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, 2 धन कोण 3 के बराबर होता है। यह प्रमेय जो होता है बहिष्कोण प्रमेय कहलाता है। बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, तो किसी त्रिभुज में बना हुआ बहिष्कोण अपने सुदूर अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। अब इसका मैं उपप्रमेय लिखता हूं, इससे उपप्रमेय आपको क्या मिलेगा बता सकते हैं। उपप्रमेय आप पढ़ चुके भी हैं। इस प्रमेय का उपप्रमेय क्या होगा, इससे एक निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं बताइए। मैंने बोला है किसी प्रमेय से जो निष्कर्ष प्राप्त होता है वह निष्कर्ष ही उपप्रमेय कहलाता है। या उपप्रमेय ऐसा कथन होता है जो किसी प्रमेय से सीधे तौर पर स्पष्ट निकल कर आता है। तो यह प्रमेय हो गया। इससे क्या निष्कर्ष आपको मिलता है, इससे यह भी निष्कर्ष मिलता है कि जो बहिष्कोण होता है ना अपने अंतःकोणों से बड़ा होता है, एक अंतःकोण से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। ये हो गया उपप्रमेय। तो क्या कह सकते हैं, बहिष्कोण जो होता है, बहिष्कोण, ठीक है, वह अंतः कोणों से बड़ा होता है, अंतः कोणों से बड़ा होता है। क्या आपने समझा। देखिए यह जो मैंने उपप्रमेय लिखा है कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है अपने सुदूर अंतःकोणों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। यानी कि जो 1 है 2 से भी बड़ा होगा, जो 1 है वो क्या होगा, 3 से भी बड़ा होगा। तो मैंने आपको बताया प्रमेय, उसका उपप्रमेय बताया। प्रमेय आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रमेय ऐसा कथन होता है जिसे सिद्ध किया गया हो, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, यह प्रमेय है। ठीक है। उपप्रमेय क्या होता है, तो उपप्रमेय ऐसा कथन होता है जो किसी प्रमेय से सीधे तौर पर निकल कर आता है। चाहे ऐसे कह सकते हैं कि किसी प्रमेय से प्राप्त जो निष्कर्ष होता है वह निष्कर्ष ही उपप्रमेय कहलाता है। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे एक प्रमेय बताया कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। हाँ ठीक है। अब इससे यह भी निष्कर्ष मिल रहा है कि जो बहिष्कोण होता है अपने अंतःकोणों से क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ
एल्गोरिथम क्या होता है, ये भी हमें इस चैप्टर में चर्चा करना है। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए छत पर चढ़ना है तो आप क्या करेंगे, छत पर चढ़ना है तो आप किसी विधि का बार बार पालन करेंगे, बार बार पालन करेंगे, ठीक है। तो किसी विधि का जो बार बार पालन है, वह पालन करने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया एल्गोरिथम कहलाएगी, ठीक है। एल्गोरिथम मतलब क्या, मैंने बताया आपको, आप कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसी काम करने के लिए कोई आपको नियम लगाना है, ठीक है, कोई भी नियम लगाना है। अब उस काम को पूरा करना है तो एक नियम को आप बार बार लगाएंगे, ठीक है। तो एक नियम को जो बार बार लगाएंगे ताकि हमें कोई निष्कर्ष मिले, ठीक है ना, वह काम हो जाए। तो जो बार बार लगाने वाला क्रिया है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या नाम दिए हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग नाम दिए हैं एल्गोरिथम, ठीक है। और हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, परिभाषा में, उदाहरण में, एल्गोरिथम जो होती है वह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है या प्रक्रिया प्रदान करती है। एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। अब सवाल यह है कि एल्गोरिथम कैसे काम करेगा, कोई एल्गोरिथम बताइए, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया है एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम का क्या एग्जाम्पल दिया है मैंने, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो अब सवाल यह है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो चलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। अब देखिए, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, क्या मैंने नाम लिया, यूक्लिड जो विभाजन प्रमेयिका है, ठीक है, प्रमेयिका है, उसका हम बार बार प्रयोग करें, ठीक है, उसका बार बार हम प्रयोग करें तो हमें दो संख्याओं का मौसा निकालने की एक विधि प्राप्त होती है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो बार बार प्रयोग करना है ताकि हमें दो संख्याओं का मौसा प्राप्त हो, मौसा निकालने की एक विधि प्राप्त हो, तो इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नाम दिया गया। क्या आपने समझा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपने समझा कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हों तो इनके लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं b और q और r होती हैं कि a बराबर b q प्लस का होता है r होता है। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। अब इस प्रमेयिका का प्रयोग हम करें, बार बार प्रयोग करें, ठीक है ना,
ताकि हमें दो संख्याओं का मौसन निकालने की एक विधि प्राप्त हो। तो दो संख्याओं की निकालने की एक विधि प्राप्त होने के कारण ही इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अब नाम दे दिया जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कब उसको एल्गोरिथम का नाम दिया जाएगा? जब दो संख्याओं का हम मौसन निकालेंगे तब। क्यों? क्योंकि एक सुपरिभाषित चरण होते हैं। दो संख्याओं का मौसन निकालने के लिए क्या होता है? सुपरिभाषित चरण होता है, और उस चरणों में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और कैसे काम करता है यह। तो मैंने बता दिया है, पहले ही आपको मैंने बता दिया है कि यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम है उसमें हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, ताकि दो संख्याओं का मौसन निकले। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए दो धनात्मक पूर्णांक हैं, एक मान लीजिए c है, एक क्या है? d है। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो धनात्मक पूर्णांक क्या है? c है और क्या है? d है। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि c बड़ा है किससे? d से। दो संख्याएं हैं c और d है जो कि पॉजिटिव पूर्णांक है, c बड़ा है d से। ठीक है, और हमारा काम क्या है कि हम HCF निकालना चाहते हैं, HCF। ठीक है ना, किसका? c और d का। तो अब सुनिए एक बात, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वह दो संख्याओं के मौसन निकालने की एक विधि प्रदान करेगा। ठीक है ना, और इस विधि में हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम बार बार प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए क्या करेंगे। तो मान लीजिए दो संख्याएं c और d है, जिसमें c बड़ा है किससे? d से। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, c बड़ा है d से ना, तो यहाँ पर c और d के लिए पहला काम होगा, c और d के लिए क्या मैंने बताया? c और d के लिए क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये एल्गोरिथम है, इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार प्रयोग करेंगे। c और d के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो हम c और d के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। किसके लिए करेंगे? c और d के लिए। तो मान लीजिए c बड़ा है ना, तो आप बड़ी में छोटे के लिए प्रयोग करेंगे ना। ठीक है, तो c बराबर हम कुछ लिख सकते हैं, c बराबर मान लीजिए हमने लिख दिया dq प्लस r। यही ना होता है, आपने अभी पढ़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि दो संख्याएं यदि दिए हो तो उन दो संख्याओं के लिए दो पूर्ण संख्याएं जरूर होती हैं कि हम लिख सकते हैं इस तरह, इस रूप में हम उन दो संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर दो केस हो सकता है। क्या केस हो सकता है? यदि r बराबर 0 हो, यदि r बराबर क्या हो? 0 हो। यदि r बराबर 0 हो तो जो यहाँ पर d है ना, जो d है वो c और d का मौसा होगा। यदि r बराबर 0 हो तो cd का जो मौसा है HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि cd का जो मौसा होगा वह क्या होगा? d होगा। ठीक है, दूसरा काम, यदि r नॉट इक्वल टू 0 हो, r नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, यानी r का मान 0 के बराबर न हो, तब हम क्या करेंगे? तब हम r के लिए और d के लिए, ठीक है, पुनः हम इसका प्रयोग करेंगे। किसके लिए करेंगे? r के लिए और d के लिए प्रयोग करेंगे, r और d के लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे बोलिए? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो यह जो है जब हम दो संख्याओं का मौसन निकालते हैं तो उसकी एक विधि प्रदान करता है। कैसे विधि प्रदान करता है?
तो हम दो संख्याओं के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम बार बार प्रयोग करते हैं, और जब बार बार प्रयोग करते हैं तो जो चरणों की एक श्रृंखला प्राप्त होती है वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है। ये जो मैं लिख रहा हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लिख रहा हूँ। सी और डी जो पॉजिटिव पूर्णांक हो, सी बड़ा हो डी से, तो इसकी सहायता से हमें HCF मिलेगा, मौसम मिलेगा सी और डी का। लेकिन कैसे ये समझना है, सी और डी के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो उस प्रमेयिका के अनुसार सी बराबर डी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। यदि आर 0 हो तो सी डी का मौसम क्या होगा, डी हो। यदि आर 0 न हो तो आर और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, इसमें कौन बड़ा होगा, आर बड़ा होगा कि डी बड़ा होगा? ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है वह क्या होगा, आर क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना, आर छोटा होगा, डी बड़ा होगा। देखिए यह भाज्य है, भाज्य है। ठीक है, यह क्या है, भागफल है। ये जो है भाजक है और ये जो है वो क्या है, भागफल है। एक बार मैं लिखा था, और ये क्या है, शेषफल है। तो एक तरह से यह भाग का नियम ही है जिसको हम लोग इस स्तर पर क्या कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नाम दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाग में क्या होता है कि शेषफल छोटा होता है और भाजक क्या होता है, बड़ा होता है, तभी भाग की क्रिया खत्म होती है। तो जब दूसरी बार जाएंगे आप तो डी जो है वह बड़ा हो जाएगा किससे, आर से। ठीक है, तो अब हम डी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो डी बराबर हम पुनः प्रमेयिका के अनुसार डी बराबर हम कुछ लिख सकते हैं। अब डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए। अब जो है डी बराबर हम कुछ लिख सकते हैं, मान लेते हैं ए आर प्लस मैंने बी लिख दिया। ठीक है, ए आर प्लस बी मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर वही बात होगी, यहाँ पर फिर वही बात होगा, बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अच्छा है बी डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो फिर यही प्रयोग हम बार बार करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम बार बार प्रयोग करेंगे। कब तक प्रयोग करेंगे, जब तक कि यह जो शेष है वह 0 न हो जाए। जब शेष है वह 0 न हो जाए, जब 0 हो जाएगा तब हमारा वहाँ से दो संख्याओं का मौसा निकल जाएगा। तो एक बार मैं पुनः बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे मौसा निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। क्या करना है, आपको दो पॉजिटिव इंटीजर दे रहेंगे, एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा। तो आपको बड़े वाले को सी को छोटे वाले के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा आपको इस रूप में लिखना है। ठीक है ना, सी बराबर डी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। यदि आर 0 होगा, ठीक है, तब सी डी का जो मौसा होगा वह किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा, यानी भाजक के बराबर होगा। यदि आर 0 नहीं होगा तो आर और डी के लिए फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, फिर उसी रूप में लिखेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। अब फिर यदि बी 0 होगा तो इसमें जो भाजक है, इसमें भाजक क्या है बताइए, इसमें भाजक क्या है, आर है, तो आर मौसा हो जाएगा। और यदि फिर बी 0 नहीं है तो फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। कब तक प्रयोग करेंगे, जब तक कि शेष क्या हो जाए, 0 न हो जाए। ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा आपको मैं बताता हूं। चलिए मान लीजिए सवाल ये दिया है, सवाल ये आपको दे रखा है, मैं एक सवाल लिख देता हूं। 4052, ठीक है, और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालिए। एल्गोरिथम की सहायता से निकालिए, रिथम की सहायता से निकालिए, सहायता से निकालिए। चलिए ये मान लीजिए हम लोगों का सवाल हो गया कि 4052 है और जो
12,576 है, उसका जो मौसा है HCF है, वो हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम की सहायता से। चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। क्या करेंगे बताइए, यहाँ क्या है बताइए, यहाँ जो है ये मान लीजिए C है, ये D है, चाहे इसको C मान लीजिए। C बराबर है 12,576 और D ये है ना। अब दो संख्याएं आपको दी गई हैं, C बड़ा है किससे, D से। देखिए बिल्कुल जो मैंने एल्गोरिथम बताया था उसके आधार पे हम लोग काम करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं बताइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको क्या लिख सकते हैं, तो यह जानने के लिए मैंने बताया था कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वह एक तरह से भाग का नियम है भाई, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो आप बिल्कुल आप लिखने के लिए भाग वाला नियम बता दीजिए ना, ठीक है। 4052 से भाग दीजिए। अब देखिए कि कितनी बार जाएगा, भाग देकर देख लीजिए कितनी बार जाएगा। लग रहा है 3 बार जाएगा। 3 दूना के कितना हो गया 6, 3 पचे 15 हासिल 1 और 3 चौके 12, कितना आ गया, 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा क्या आ जाएगा बोलिए, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं बताइए, C बराबर लिखना है ना, यानी कि ये भाज्य बराबर है, देखिए वही भाज्य बराबर, यानी 12,576 बराबर का लिख सकते हैं बोलिए, लिख सकते हैं भाज्य बराबर लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल, यानी 4052 गुणे 3 धन शेष कितना है 420। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर जो शेष है वह 0 है, 0 नहीं है ना। तो क्या करेंगे, जब शेष 0 नहीं है, यहाँ शेष 0 नहीं है, शेष 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे बताइए, शेष के लिए और किसके लिए, भागफल के लिए, ठीक है ना। शेष के लिए और भागफल के लिए हम फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो शेष कितना है 420 है, ठीक है ना, शेष है 420 और भागफल कितना है, भागफल कितना है बोलिए, भागफल ये भाजक हमें लेना है, माफ कीजिए भागफल तो 3 है, हमें ये लेना है भाजक कितना है 4052। तो भाजक के लिए और शेष के लिए फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो 4052 के लिए और 420 के लिए फिर आप क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसके लिए लागू करना है बताइए, 4052 के लिए और 420 के लिए। तो 4052 क्या हो जाएगा बोलिए, 4052 हो गया है और 420 हो गया। अब कितनी बार भाग जाएगा पहले तो ये देख लीजिए, 405 है, 420 से भाग देना है, तो भाग नहीं जा पाएगी, तो आप पूरे में भाग लेकर जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है 9 बार जाए, देख लेते हैं 9 बार लेकर जाइए, कितना आ रहा है 9 0 और 9 दूना 18 हासिल 1, 9 चौके 36 1 37, कितना आ गया, 2 में से 0 जाएगा 2 और 15 में से 8 जाएगा कितना 7, यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा कितना 2, ये खत्म हो गया। तो आपका आ गया, ठीक है। 4052 बराबर हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, 4052 यानी कि यह भाज्य हो जाएगा, भाज्य बराबर हम लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल अधन शेष। तो क्या हो जाएगा बोलिए, 420 गुणे 9, ठीक है, प्लस 272। अब फिर बताइए क्या शेष 0 है, यहाँ शेष
नॉट इक्वल टू जीरो है, शेष जो है वह जीरो के बराबर नहीं है। और जब शेष जीरो के बराबर नहीं है तो फिर हम एक बार क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। किसके किसके लिए करेंगे बताइए? शेष के लिए करेंगे और किसके लिए करेंगे? भाजक के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो पुनः हम 420 के लिए और 272 के लिए क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आ जाइए पुनः प्रयोग किया जाए। किसके किसके लिए करना है बोलिए? 420 के लिए, 272 के लिए। तो भाजक में हम क्या करेंगे, शेष से भाग देकर हम फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे। तो चलिए 420 ये हो गया और 272 से भाग दीजिए। कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। देख लीजिए कितना हो जाएगा, 272 कितना आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पर 1 बचा, 11 में से 7 गया 4, और 3 में से 2 गया 1, 148 हो गया। तो 420 को आप क्या लिख सकते हैं? 420 को आप लिख सकते हैं क्या बोलिए? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष 272 गुणे 1 प्लस 148। देख रहे हैं? फिर यहाँ पर एक बात बताइए कि फिर शेष जीरो है कि नहीं? यहाँ पर शेष नॉट इक्वल टू जीरो है। और जब जब ऐसा होगा तब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि शेष का मान जीरो न हो जाए, ठीक है ना। तो पुनः हम प्रयोग करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पुनः ये हो गया आपका भाजक, पुनः भाजक 272 और शेष 148 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर तो बताइए पुनः 272 के लिए, 148 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो क्या मैंने बताया है, बिल्कुल वहीं 272 में आप क्या कीजिए, 148 से भाग दे दीजिए। देखिए कितना आता है, भाग दीजिए। तो कितनी बार जाएगा देख लीजिए, 2 बार, 2 8 16 को 6 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9 और 2 1 2, 296 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार भाग जाएगा, 2 बार नहीं जा रहा है, अधिक हो जा रहा है, तो एक बार लेकर जाइए। तो कितना हो जाएगा, 1 8 8, 1 4 4 हो जाएगा, और 1 1 1 हो गया, 148 हो गया। 12 में से 8 जाएगा कितना, 4, यहाँ पर बचा कितना, 6 बचा, 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 2 बचा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, 2 में से 1 जाएगा 1। तो क्या करेंगे बोलिए, अब हम लिखेंगे, ये भाज्य बराबर लिखेंगे ना। तो 272 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी 148 गुणे 1 प्लस क्या, 124। पुनः देखिए शेष जीरो है कि नहीं, तो फिर शेष जीरो नहीं है, शेष नॉट इक्वल टू जीरो है। तो फिर क्या करेंगे, फिर जो भाजक है, ठीक है, और जो शेष है उसके लिए पुनः हम एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, अब लिखिए 148 और 124 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर चलिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए 148 के लिए और 124 के लिए, ठीक है। तो जल्दी से मैं लिख देता हूं, 148 में भाग देना है कितना, 124 से,
तो एक ही बार जाएगा 124, बोलिए कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो अब लिख लीजिए 148 बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलिए भाज्य बराबर वहीं 124 गुणे 1 और प्लस क्या हो जाएगा 24, ठीक है ना। तो फिर अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता देता हूं। अब क्या करेंगे कि 124 के लिए और 24 के लिए प्रयोग कर दीजिए। तो बोलिए किसके किसके लिए प्रयोग करना है, 124 के लिए प्रयोग करना है और 24 के लिए। तो फिर आप प्रयोग कीजिए, 124 में भाग दे दीजिए 24, तो 24 पाँचे कितना होता है, 120 होता है। 24 पाँचे कितना होता है, 120। अब घटा दीजिए 4, ये कट गया। तो 124 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 124 बराबर आप लिख सकते हैं क्या, बोलिए भाजक गुणे भागफल धन शेष 24 गुणे 5 प्लस क्या लिख सकते हैं 4, ठीक है ना। तो अब फिर क्या करेंगे, फिर शेष नहीं, जीरो है, शेष नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब क्या करेंगे, अब फिर 24 के लिए और 4 के लिए प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल आप आराम से कर दीजिए, 24 भागे 4, 4 छः का क्या हो जाएगा 24, ये 0 आ गया। तो 24 बराबर हम क्या कर सकते हैं, 24 बराबर लिख सकते हैं 4 गुणे 6 प्लस 0। अब बताइए यहाँ पर शेष क्या आ गया, यहाँ पर शेष 0 आ गया। और मैंने इस एल्गोरिथम के शुरू में ही बोला था कि शेष क्या आ जाए, जब 0 आ जाए तब आपको क्या करना है, रुक जाना है, ठीक है ना। और वहीं से आपको मौसम मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा शेष 0 हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो भाजक है वह क्या है, यहाँ पर जो भाजक है वह क्या है 4 है। तो जो भाजक होता है ना वही क्या हो जाता है, मासा हो जाता है, HCF हो जाता है, ठीक है। तो 24 का और 6 का, यहाँ से आप यह भी कह सकते हैं कि 24 और 6 का जो HCF है वह किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो 24 और 6 का जो मौसा है वह 4 के बराबर है। और यही मौसा जो है हमारी संख्याओं के लिए होगा। यानी हमारी संख्याएं क्या थी, हमारी संख्याएं थी 4052 और क्या थी 12576। इनका भी जो मौसा होगा, जो HCF होगा, वह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने ये बताया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है और उसकी सहायता से हम दो संख्याओं का मौसा कैसे ज्ञात करते हैं। तो जिस प्रक्रिया से ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, उस प्रक्रिया को, उस विधि को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नाम दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे और एक आध एग्जाम्पल लेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम उनका मौसा निकालेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को क्या करेंगे, विधिवत समझेंगे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः मैं ये कहूँगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उज्ज्वल क्लासेज RTP, उसको सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो आप तक पहुंचता है उसको आप पूरा देखें, पूरा पढ़ें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो का लाभ मिल सके। और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो बनाएं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।